हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी के 6th चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ना होगा। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई लोग होते ही नहीं, यानी कोई भी मानव यानी इंसान अगर इस दुनिया के अंदर नहीं होते तो ये दुनिया कैसे होती। जैसे आज दुनिया के अंदर कितने सारे देश हैं, उन देशों के अंदर कितने सारे लोग रहते हैं। अब जरा सोचो कि इन देशों के अंदर जनसंख्या ही ना हो, यानी लोग ही ना हो यहाँ पे, तो क्या वो एक देश कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्योंकि एक देश देश कब बनता है? जब उसके अंदर लोग रहते हैं, यानी उसके अंदर जनसंख्या रहती है। इसके अलावा आज जो दुनिया में इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना सारा तकनीकी विकास हुआ है, तो ये किसकी वजह से हो पाया है? मानव की वजह से, लोगों की वजह से। सोचो जरा, लोग ही ना होते तो क्या इस टेक्नोलॉजी का विकास हो पाता? नहीं हो पाता। इसके साथ ही आज दुनिया में इतने सारे संसाधन हैं, उन संसाधनों की खोज किसके द्वारा हुई है? मानव के द्वारा, इंसानों के द्वारा। अगर इंसान ही ना होते दुनिया में तो क्या उन संसाधनों की खोज हो पाती? नहीं हो पाती। क्या उन संसाधनों का उपयोग होता? नहीं हो पाता, क्योंकि उनका उपयोग भी हम ही लोग करते हैं। तो आज हम दुनिया में जितना डेवलपमेंट देख रहे हैं, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, जितना विकास हो रहा है, तो वो किसके द्वारा हो पा रहा है? वो मानव के द्वारा। क्योंकि मानव ने क्या किया है? मानव ने इन संसाधनों की खोज करी है, उनका उपयोग किया है। चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो या प्राकृतिक गैस हो, कितने भी ईंधन हो, कुछ भी हो, वो मानव के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो हम कह सकते हैं कि हम विश्व की, यानी मानव रहित विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। यानी ऐसे विश्व की कल्पना कर ही नहीं सकते जिसमें मानव ना हो, क्योंकि इतना तकनीकी विकास, आर्थिक विकास मानव के बिना संभव हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या होती है वो अपने देश के आर्थिक विकास में, वो तकनीकी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना होगा कि एक देश की कितनी जनसंख्या है, एक देश में कितने लोग रह रहे हैं, एक देश के अंदर सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो पर्वतीय क्षेत्रों यानी पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं या फिर एक समतल एरिया में रह रहे हैं। इसके अलावा उनके रहने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। जो आज वर्तमान में अगर आप देखोगे तो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो उस जनसंख्या बढ़ने का रीज़न क्या है? इस चैप्टर के अंदर हमें जनसंख्या के बारे में ही पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या के आकार और वितरण के बारे में। ये आपको जितने भी आंकड़े दे रखे हैं, ये भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो मार्च 2011 तक भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। ये विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो कि विश्व के कुल स्थलीय भाग का 2.4% था। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक जो आबादी वाला राज्य था, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा थी, वो उत्तर प्रदेश थी। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16% भाग निवास करता है। सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख और लक्षद्वीप की आबादी 64,429 थी। भारत की लगभग जो आधी आबादी है वो सिर्फ 5 राज्यों में ही निवास करती है। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, और इसकी जो कुल आबादी थी वो भारत की कुल जनसंख्या का 5.5% थी। अब हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या के घनत्व के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो देखो, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, आप ये भी इसको बोल सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यानी हर 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, वहाँ कितने लोग रहते हैं, उन्हीं की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है। जनसंख्या जो घनत्व है वो असमान वितरण का एक बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। यानी हमारे भारत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे जनसंख्या अधिक रहती है और कई ऐसी जगह है जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम रहती है।
जैसे अगर मैं बात करूं पहाड़ी क्षेत्र की, तो पहाड़ी क्षेत्र में लोगों की संख्या कम देखने को मिलेगी, लेकिन समतल और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, मैदानी भाग होते हैं, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जो जनसंख्या घनत्व होता है वो इसी का एक बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की तो जनसंख्या का जो कुल घनत्व था, यानी जो भारत का अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो 382 व्यक्ति किलोमीटर था। यानी हर एक किलोमीटर में कितने लोग रहते थे? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। यानी हर एक किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास कर रहे थे। इसके अलावा ये तो होगी भारत का कुल जनसंख्या घनत्व। अब हम बात करते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य था जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। तो देखो, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं, यानी हर एक किलोमीटर में कितने लोग देखने को मिलेंगे? 1106। इसके अलावा भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति है, यानी हर एक किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। क्योंकि ये एक पहाड़ी क्षेत्र भी है, इस वजह से भी क्या है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है, जनसंख्या यहाँ पे कम रहती है। असम और अधिकतर प्रायद्वीप राज्य हैं, यानी असम और जो प्रायद्वीप वाला जो एरिया है, यानी दक्षिण भारत का जो एरिया है, वहाँ पे जितने भी राज्य हैं उनका जो जनसंख्या घनत्व है वो माध्यम है, यानी मीडियम हम कह सकते हैं, ना ज़्यादा ना कम। इसके अलावा उत्तरी मैदान और दक्षिण में केरल का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी अधिक है। आपने जितने भी देखे होंगे उत्तरी मैदानों में, यानी उत्तरी मैदान कैसा है, एक समतल भाग है, और यहाँ पे जितने भी राज्य हैं वहाँ पे जनसंख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, ठीक है ना। ये सारे क्या है, ये उत्तर भारत के राज्य हैं, इन्हीं में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। और इसका कारण भी है क्योंकि यहाँ पे क्या है, समतल मैदान है, यानी यहाँ की जो ज़मीन है वो बिल्कुल समतल है, प्लेन है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, इसलिए यहाँ पे खेती भी क्या है, अच्छी हो जाती है। दूसरा, जो मिट्टी है यहाँ की, मिट्टी भी और जो मैदान है वो भी क्या है, उपजाऊ है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे खेती भी अच्छे से हो जाएगी और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बारिश भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि बोलते किसे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य किसी विशेष समय में किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई देश है और जिसकी जनसंख्या पहले कितनी थी, पहले उसकी जनसंख्या थी 20 करोड़। ये एग्जाम्पल के लिए मानो, एक देश की जनसंख्या पहले कितनी थी, 20 करोड़, और अब उसकी जनसंख्या कितनी हो गई है, अब उसकी हो गई है 30 करोड़। तो ये जो 10 करोड़ की वृद्धि हुई है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। लेकिन एक बात और याद रखना कि जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। कहने का मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी होगी। ऐसा नहीं होता कि एक देश में सिर्फ लोग पैदा हो जा रहे हैं, ठीक है ना, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें मरने वाले भी तो लोग होते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि एक देश की जनसंख्या सिर्फ बढ़ती जाएगी, उसमें मरने वाले लोग भी होंगे, अगर कुछ पैदा होंगे तो कुछ मरेंगे भी, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हम जनसंख्या वृद्धि को क्या है, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है सापेक्ष वृद्धि और दूसरा है वार्षिक वृद्धि। अब बात करते हैं सापेक्ष वृद्धि किसे बोलते हैं। सापेक्ष वृद्धि से तात्पर्य किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्ष मान लो, यानी 10 साल मान लो, किसी देश में निवासियों की संख्या में होने वाले परिवर्तन से है। ये क्या बोल रहा है, सापेक्ष वृद्धि से क्या तात्पर्य है कि कोई एक देश है और एक समय मान लो 10 वर्ष मान लो, ठीक है ना, तो उसमें जो निवासी रहते हैं उस निवासी की संख्या में जो वृद्धि हुई है, यानी जो परिवर्तन हुआ है, अब ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं सापेक्ष वृद्धि। और इस सापेक्ष वृद्धि की गणना कैसे करनी है, तो देखो, जो पहले की जनसंख्या थी उसको बाद वाली जनसंख्या से घटा देते हैं, तो हमें क्या मिलती है, सापेक्ष वृद्धि दर मिलती है। यानी जो एग्जाम्पल के लिए समझो, एक देश की 2011 में जनसंख्या थी 20 करोड़, ठीक है, एक देश की 2011 में जनसंख्या कितनी थी, 20 करोड़,
और 2021 में कितनी हो गई 40 करोड़। तो अब आप क्या करोगे सापेक्ष वृद्धि निकालने के लिए, तो 2011 की जनसंख्या थी, यानी जो 20 करोड़ जनसंख्या थी, उसको किससे माइनस कर दोगे, उसको हम 2021 की जनसंख्या यानी 40 करोड़ से माइनस कर देंगे। यानी हम 20 करोड़ को जब 40 करोड़ से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, जनसंख्या की सापेक्ष वृद्धि दर। तो इसी को हम बोलते हैं सापेक्ष वृद्धि। इसके अलावा है वार्षिक वृद्धि दर। तो हम वार्षिक वृद्धि का आकलन कैसे करते हैं, तो देखो हम वार्षिक वृद्धि का आकलन प्रतिशत में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, यदि एक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, एक क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं और जनसंख्या में प्रति वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, 2% की वृद्धि हो रही है। एक क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं और जनसंख्या में प्रति वर्ष यानी हर साल कितने की वृद्धि होती है, उसमें 2% की वृद्धि होती है। इसका अर्थ है कि ये जो 100 लोग हैं ना, इन 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है। यानी हर साल इन 100 लोगों पर कितने लोग बढ़ जाते हैं, 2 लोग बढ़ते जाते हैं, हर साल 2 लोग बढ़ते जाते हैं। इसी वृद्धि को हम बोलते हैं वार्षिक वृद्धि दर। अब बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन प्रक्रिया की। तो देखो किसी भी देश या फिर राज्य में जो उसकी जनसंख्या होती है, किसी भी देश की या राज्य की जो जनसंख्या होती है, जो लोग निवास करते हैं, उनकी जनसंख्या में परिवर्तन कैसे हो सकता है। या तो वहाँ पे लोग पैदा हो रहे हो, यानी वहाँ पे जन्म दर ज़्यादा है, तब भी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। या फिर हो सकता है वहाँ पे लोग मर रहे हो, यानी मृत्यु दर वहाँ पे ज़्यादा हो। ठीक है ना, जो लोग पैदा हो रहे हैं उनकी तुलना में मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, यानी पैदा तो कम हो रहे हैं, मर ज़्यादा रहे, तब भी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ से लोग प्रवास कर रहे हों। प्रवास का क्या मतलब होता है, देखो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। तो इन तीनों कारणों की वजह से किसी भी देश या फिर राज्य की जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास होता क्या है, इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जन्म दर की। तो देखो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में, एक वर्ष में यानी एक साल के अंदर प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, है ना, कितने लोग पैदा हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम जन्म दर बोलते हैं। एक होता है मृत्यु दर। मृत्यु दर किसे बोलते हैं, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या, ठीक है ना, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, मृत्यु दर कहा जाता है। इसके अलावा आता है तीसरा प्रवास। तो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो ये थे 3 घटक जिसके कारण किसी भी क्षेत्र, देश या फिर राज्य की जनसंख्या में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। अब वो भले धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक। अब हम देखते हैं कि जो भारत की जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, यानी जो प्रक्रिया चली है, तो पहले जनसंख्या कितनी थी, ज़्यादा थी या कम थी, उसके बाद समय बीतने के साथ साथ में जनसंख्या में परिवर्तन जो हुआ उसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। पहले हम बात करेंगे 1951 से 2011 तक की। तो 1951 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 3610 लाख थी। इसके बाद 1981 के दौरान जो भारत की जनसंख्या में क्या हुआ, धीरे धीरे कमी होने लगी और जन्म दर में बहुत तेज़ी से कमी आई। लेकिन फिर भी 1990 में जो कुल जनसंख्या थी वो 1820 लाख थी। 2011 में भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ हो गई थी, ठीक है। तो ये जो आंकड़े थे वो जनसंख्या वृद्धि की व्याख्या करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रवास के बारे में। हमें मालूम है कि लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। लेकिन भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रवास होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो गांवों से कहाँ आते हैं, शहरों में आते हैं। अब वो रोज़गार की तलाश में भी आते हैं, है ना, क्योंकि गांवों में अगर हम बात करें तो इतने रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, गांव के लोग क्या होते हैं, वो शहरों की ओर पलायन करते हैं, ठीक है, अपना प्रवास करते हैं एक अच्छे बेहतर काम की तलाश में। अब ज़रा सोचो, जो लोग प्रवास करते हैं यानी जो लोग एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र की तरफ जाते हैं, तो कोई ना कोई तो मजबूरी ज़रूर रही होगी, कोई ना कोई तो कारण ज़रूर रहा होगा जिस वजह से वो लोग उस क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो देखो
ऐसे कई कारण होते हैं कि लोग क्या करते हैं, उन जगहों को छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि अगर हम बात करें स्वास्थ्य सुविधा की, तो वो क्या होती है, निम्न होती है। वहाँ पे निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। इसके अलावा शिक्षा की बात करूँ, स्कूलों की बात करूँ, ठीक है ना, तो वहाँ पे शहरों की तुलना में क्या होती है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ स्कूलों में नहीं होती है। दूसरा, लोगों के पास इतने जो है रोजगार उपलब्ध नहीं होते हैं वहाँ पे। इसके अलावा बहुत लोगों की जो इनकम होती है ग्रामीण क्षेत्र में वो बहुत कम होती है, यानी इतना कोई साधन तो होता नहीं, क्योंकि वहाँ पे खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो इस वजह से भी लोग क्या करते हैं, शहरों की ओर पलायन करते हैं, ताकि वे अपने परिवार का जो है पालन पोषण कर सके। तो इन्हीं सब की वजह से, यानी नौकरियों की तलाश में आना, अच्छी शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी जगह को छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं और दूसरी जगह जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इन्हीं कारकों को हम बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक ये कौन से कारक होते हैं? प्रतिकर्ष कारक वो कारक होते हैं जो एक क्षेत्र के, एक देश के या फिर एक राज्य के निवासियों को, लोगों को उस क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर कराते हैं। दूसरी ओर बात करें शहरों की तरफ, तो शहरों में क्या होता है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, ठीक है ना। दूसरा, बेहतर रोजगार के अवसर भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपको इनकम भी अच्छी मिलती है। तो कुछ ऐसे कारक होते हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है ना, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये कौन से, तो ये इन कारकों को हम बोलते हैं अपकर्षण कारक। कौन से? अपकर्षण कारक। तो अपकर्षण कारक ऐसे कारक होते हैं जो लोगों को, यानी जो अन्य लोगों को, दूसरे स्थान के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये रोजगार वृद्धि और अच्छे जीवन को दर्शाते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र में लिंग की दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है। देखिए, जो प्रवास होता है, क्या होता है कि एक क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो उससे जनसंख्या में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, एक क्षेत्र में 100 लोग रहते थे। एक क्षेत्र में कितने लोग रहते थे? एक क्षेत्र में 100 लोग रहते थे, और उसमें से 10 जो लोग थे उन्होंने सोचा कि जो हमारे यहाँ पे जो जगह, यानी जो क्षेत्र है, यहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, शिक्षा सुविधा भी नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। दूसरा, यहाँ पे हमारी इनकम भी इतनी नहीं है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो हम ऐसा करते हैं, हम शहर की ओर चलते हैं और वहीं पे रहेंगे। वहाँ पे अच्छा, हम क्या करेंगे, हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी, ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इसके अलावा हमें वहाँ पे जो है एक अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा, जिससे हमें इनकम भी अच्छी मिलेगी और हम अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकेंगे, ठीक है ना। तो अभी 10 लोग क्या करेंगे, ये इस जगह को छोड़कर क्या चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। तो यहाँ पहले जो 100 लोग रहते थे, अब यहाँ पे कितने, कम हो गई संख्या। तो इससे क्या हुआ, जनसंख्या में परिवर्तन भी हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है कि प्रवास में कुछ लोग एक क्षेत्र से आते हैं तो एक क्षेत्र से जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो प्रवास होता है वो जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। भारत में प्रवास के कारण शहरी या फिर नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि होती है। देखो, अभी जैसे मैंने बताया कि लोग क्या करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए, ठीक है ना, यानी जो वो 100 लोग थे, 100 लोगों में से 10 लोग चले गए शहरों की ओर, ठीक। तो एक बात बताओ, पहले जो शहर में गए हैं वो, तो वहाँ पे भी तो जनसंख्या रहती होगी ना, वहाँ पे जनसंख्या रहती होगी। तो एक तरफ तो जनसंख्या कम हो गई, यानी ये 100 लोगों में से 10 लोग यहाँ से चले गए, तो यहाँ तो जनसंख्या हो गई कम, लेकिन शहरों में जाके 10 लोग और रहने लग गए, तो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है। तो यही है कि भारत में जो प्रवास के कारण क्या होता है, शहरी क्षेत्र या फिर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, वहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि भी हो जाती है। तो कहीं जनसंख्या कम होगी तो कहीं जनसंख्या ज़्यादा भी हो जाएगी। 1951 में कुल नगरीय जनसंख्या 17.29% थी, जो कि 2011 में बढ़कर कितनी हो गई थी, 31.80% हो गई थी। अब पढ़ते हैं किशोर जनसंख्या के बारे में। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण किशोर जनसंख्या का आकार है। ये भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है तथा किशोर जनसंख्या में 10 से 19 वर्ष की आयु के होते हैं।
ये भविष्य के महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं तथा इनमें पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब और विकास अवरोधित हो सकता है। भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में अपर्याप्त पोषक तत्व होते हैं एवं बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित होती हैं। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्या के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए और शिक्षा के प्रचार एवं सुधार के द्वारा इनमें समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष की कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका विरोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एकजुट केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है।